केमिकल बॉन्ड्स में बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी नाम दिया करते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट जिसे हिंदी में कहा जाता है बच्चों विद्युत संयोजी बंध। जब एक एटम किसी दूसरे एटम को बच्चों एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे। फर्ज कीजिए बच्चों एटम ए ने एटम बी को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, दो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, तीन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। सो उससे जो बॉन्ड बनेगा बच्चों उस बॉन्ड को हम लोग आयनिक बंध या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बंध कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों मैं बात करता हूँ सोडियम क्लोराइड के बारे में। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों 281 होता है। और क्लोरीन के बारे में यदि मैं बात करता हूँ बच्चों तो उसका एटॉमिक नंबर 17 जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों 287। अब सोडियम को बच्चों ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। भाई सोडियम यहाँ पर दो काम कर सकता है, या तो सोडियम बच्चों एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे या फिर बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन कर ले। भाई देयर मे बी टू थिंग्स, या तो क्या करे बच्चों सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, निकाल दे। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है तो उससे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बच्चों 28। भाई 1 इलेक्ट्रॉन इट हैज़ रिमूव्ड, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 280 हो जाएगा। और जीरो का तो मतलब कुछ नहीं हुआ, मतलब कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 हो गया। और इस तरीके से उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और अगर मैं बात करता हूँ बच्चों क्लोरीन के पास, या इसे 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन करता है तो 288 हो जाता है। भाई ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन इट वाज हैविंग, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास में पहले से था आउटर मोस्ट शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन इट हैज गेन, तो 288 हो गया। सो देयर आर टू वेज इन विच सोडियम कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, आइदर बाय रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स। लाइकवाइज बच्चों अगर मैं इस क्लोरीन के बारे में बात करता हूं तो देन क्लोरीन कैन आल्सो कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इन टू वेज। आइदर बच्चों ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दे, अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा तो 280 हो जाएगा। और यदि बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, इफ इट एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों 288 हो जाएगा और इस तरीके से भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सो इट कैन कंप्लीट ऑक्टेट इन टू वेज बच्चों, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे या एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। लाजमी है बच्चों कम इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजैक्शन, फिर भले वो रिमूवल हो या गेनिंग हो, कम इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजैक्शन बच्चों इजी होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजैक्शन मुश्किल होता है। फिर वो भले गेनिंग के एस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो या रिमूवल के केस में आप बात कर रहे हो बच्चों। तो हुआ यहाँ पर ये कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाली बात भी थी, 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाली बात भी थी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना आसान था और 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना रिलेटिवली डिफिकल्ट था। मैं ये नहीं कह रहा कि हो नहीं सकता, हो सकता है, प्रायोगिक रूप से हो सकता है, बट ये प्रक्रिया डिफिकल्ट है बच्चों, वो प्रक्रिया सरल सहज आसान है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ, हेयर देयर इज रिमूवल ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स विच इज ऑब्वियसली डिफिकल्ट इन केस ऑफ गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सो इन कंपेरिजन ऑफ दिस आई विल बी प्रेफरिंग फॉर दिस बच्चों, आई कैन से दैट रिमूवल ऑफ गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन is quite easy in comparison of donation of 7 electrons. सो बच्चों दोनों ने मिली भगत करी, दोनों ने बैठकर एक बैठक करी। उसने बोला कि सोडियम बोलता है मेरे लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान है और क्लोरीन बोलता है मेरे लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है। सो हुआ यहाँ पर ये बच्चों कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देता है। जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देगा बच्चों तो सोडियम पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सोडियम पर आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये आप लोग संभवतः जानते होंगे बच्चों, जब एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है और जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है बच्चों तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो सोडियम इज रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन वाइल क्लोरीन इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। और इस तरीके से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया बच्चों 28, जबकि क्लोरीन यहाँ पर अब क्लोरीन के रूप में नहीं है बच्चों, क्लोरीन हैज़ टर्न्ड इनटू द फॉर्म ऑफ क्लोराइड, जिसमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों 288। क्लोरीन अब क्लोरीन नहीं रहा है बच्चों, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज हो चुका है, इसलिए वो क्लोराइड आयन बन चुका है। और इस तरह से देखिए बच्चों सोडियम आयन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 28 हो गया, या यूँ कहा जाए उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्लोराइड का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस तरीके से दोनों ने बच्चों स्टेबिलिटी गेन कर ली, दोनों ने स्थायित्व प्राप्त कर लिया। सो हुआ ये बच्चों की एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और इस तरीके से दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। एंड दे बोथ आर अपोजिटली चार्ज, अनडाउटेडली बच्चों वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन दीज टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस एक्स।
विच वी कॉल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे हम बच्चों क्या कहा करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वर्किंग लाइक अ बॉन्ड विच वी कॉल एज बच्चों आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। भाई बॉन्ड का मतलब ये नहीं होता कि रियली में आपको कोई ऐसा कुछ दिखेगा कि हाँ साहब इन दो के बीच में कोई बॉन्ड है। भाई अगर मान लीजिए मेरा किसी से कोई प्रेम है तो मेरे और उसके बीच में कोई रेखा बनी हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा उसके लिए आकर्षण या उसका मेरे लिए आकर्षण आराम से कोई भी जांच सकता है, भाप सकता है, पहचान सकता है बच्चों। सो ये जो है बच्चों, ये आयनिक बॉन्ड जो आप बात कर रहे हैं, जिसके बारे में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ये एग्जाम्पल बच्चों सबसे कॉमनली नोन एग्जाम्पल है, मेरे ख्याल से ऐसे कोई पुस्तक नहीं होगी बच्चों जिसमें केमिकल बॉन्ड हो और आयनिक बॉन्ड हो और आयनिक बॉन्ड में NaCl का एग्जाम्पल नहीं हो। जनरली ये बड़ा कॉमन सा मिल जाता है बच्चों, हमारे डेली लाइफ में यूज में भी आता है, नमक, रॉक साल्ट भी उसे कहा जाता है, ये लिख लीजिएगा बच्चों। चलिए हम लोग एक और उदाहरण के तौर पर देखते हैं। मैं आपको बताऊं बच्चों यहाँ पर दूसरा उदाहरण इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, चलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में। बच्चों मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 282, while if you talk about oxygen its atomic number is 6 and electronic configuration is 26। सो आप देखिए बच्चों यहाँ पर मैग्नीशियम के पास में भी दो तरीके हैं बच्चों ऑक्टेट को कंप्लीट करने के। या तो वो एक काम करे बच्चों, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दे या 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। भाई 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तब भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। आसान क्या है, ऑफ कोर्स रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। आई रिपीट, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 6 गेन कर लेता है तो भी कंप्लीट हो जाएगा। और आप क्या पाएंगे बच्चों, रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इज मच इजियर इन केस ऑफ गेनिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इज ये। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करता हूं तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इट कैन डू वन थिंग, आइदर इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, यदि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले बच्चों तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 2 8। अगर वो 2 गेन कर लेगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, या वो 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अगर वो 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा बच्चों तो फिर वो ऑक्टेट नहीं कहलाएगा, वो डुप्लेट कहलाएगा। यू नो बच्चों, फर्स्ट ऑर्बिट कैन अकोमोडेट एट मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। In other cases we used to say octet, but while in case of first orbit when it is having 2 electrons then we used to say it is duplet. So what happens bachcho, magnesium has the tendency of releasing 2 electrons while oxygen has the tendency of gaining 2 electrons. मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। दोनों के लिए काम आसान है भाई, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना आसान है बजाय कि वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे। इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना मुश्किल है और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, इस प्रक्रिया में मैग्नीशियम जो है बच्चों ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देता है। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इसको रिलीज कर देता है और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगा बच्चों तो मैग्नीशियम नहीं रह जाएगा बच्चों, मैग्नीशियम 2+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों लाजमी है 2 8 हो जाएगा। और यदि मैं बात करता हूं बच्चों ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन बाय गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड आयन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों 2 8 हो जाएगा। सो ऑक्सीजन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड आयन, जिसमें उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है बच्चों, और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों खुश, दोनों सेटिस्फाइड, दोनों पूरी तरह से संपन्न हो गए। बच्चों बॉन्ड बनाने का जो बेसिक मोटो है वो है स्टेबिलिटी लाना, एनर्जी को कम करना, हमने थोड़ी देर पहले बात करी। और दैट स्टेबिलिटी एटम्स और मॉलिक्यूल्स और स्पीशीज कैन एक्वायर बच्चों बाय हैविंग देयर ऑक्टेट कंप्लीट। तो अगर ऑक्टेट इस तरह से कंप्लीट हो रहा है तो ये प्रक्रिया हो जाएगी। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है बच्चों उसे हम बोला करते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शनल फोर्स बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज्ड आयन which is basically formed by exchange of electrons, maybe 1 electron, maybe 2 electron, maybe 3 electrons बच्चों between 2 oppositely charged ions में जब आप इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करते हैं बच्चों तो उनसे उनका जो है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो गेन करेगा बच्चों उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस तरीके से दोनों का अष्टक, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो एक बात है बच्चों। आगे हम और बढ़ते हैं। अब हम लोग बच्चों ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड है उन्हें हम लोग आयनिक कंपाउंड कहा करते हैं। दोज कंपाउंड बच्चों विच कंटेन आयनिक बॉन्ड आर नोन एज बच्चों आयनिक कंपाउंड, उन्हें हम लोग आयनिक यौगिक नाम दिया करते हैं। अब हमको डिफरेंट कंडीशंस पढ़नी है बच्चों, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। पर चलिए इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, या ऐसा क्या हो जिससे आयनिक बॉन्ड बन पाए, ऐसा क्या हो बच्चों जिससे आयनिक बॉन्ड बन पाए। तो हम जो देखते हैं सबसे पहली बात बच्चों,
जो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, आप उससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, और अभी आपने पीरियोडिक टेबल में देखा था बच्चों कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए, निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम बोला करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल नाम दिया जाता है बच्चों। तो यहां पर हमारे पास में क्या बच्चों, जिस एटम से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, जिस एटम से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो बच्चों, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आपके लिए आसान होना चाहिए। आसान होना चाहिए मतलब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है बच्चों कम होना चाहिए। इट मस्ट हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। आई रिपीट बच्चों, यू आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम एंड प्लेसिंग दम इनटू सम अनदर एटम। सो जहां से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो बच्चों, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होना चाहिए, अर्थात बच्चों उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए। इट शुड हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। एक बात। दूसरी बात यह है बच्चों कि जिस किसी एटम में आप इलेक्ट्रॉन मिला रहे हो, जिस किसी एटम में बच्चों आप इलेक्ट्रॉन मिला रहे हो, उसमें इलेक्ट्रॉन मिलाना आसान होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन मिलाना आसान होना चाहिए मतलब यूं कह सकता हूं बच्चों कि इट शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी ज़्यादा हो, या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं बच्चों कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है बच्चों वो ज़्यादा होना चाहिए। भाई इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी लगती है उसे आप बोला करते हो आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन मिलाने पर जो एनर्जी रिलीज होती है बच्चों, से हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनके बारे में हमने भरपूर बात करी बच्चों केमिकल पीरियोडिसिटी में। So what are the conditions so that ionic bond may be formed? We are going to see. So first of all bachcho, the atom from which electrons are to be removed should have low ionization energy. The atom in which electrons are going to be added should have high electron affinity or electron gain enthalpy. और तीसरी बात हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं बच्चों, देखिए इलेक्ट्रॉन निकालना आसान कब होगा? इलेक्ट्रॉन निकालना आसान तब होगा बच्चों जब उसका साइज बड़ा हो, क्योंकि साइज जितना बड़ा होता है बच्चों उसके जो है, जिसका साइज बड़ा होता है बच्चों उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। तो जो भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो बच्चों, इट शुड हैव लार्जर साइज। इट शुड हैव लार्जर साइज बच्चों। जिस किसी से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो उसका साइज बड़ा होना चाहिए। भाई साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इलेक्ट्रॉन करना आसान है भाई, तो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम है। और चौथी बात बच्चों, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन मिला रहे हो, द स्पीशीज इन विच यू आर गोइंग टू ऐड इलेक्ट्रॉन्स शुड हैव स्मॉलर साइज। अगर उसका स्मॉलर साइज है बच्चों तो वो खट से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और अगर उसने खट से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया बच्चों तो उसकी आयनाइजेशन, उसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज़्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। सो इट शुड हैव बच्चों स्मॉलर साइज। तो ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों। हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज किसके लिए लगेंगी बच्चों? उस एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, मतलब कैटायन फॉर्मिंग एलिमेंट। यू मे राइट बच्चों, कैटायन फॉर्मिंग एलिमेंट शुड हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इट्स साइज शुड बी लार्जर। दे बहुत आर सिमिलर थिंग। अगर देखा जाए थोड़ा सा कहने का समझने का तरीका डिफरेंट है बच्चों। जिस एटम से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, अर्थात जिससे आप बच्चों कैट आयन बना रहे हो, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होना चाहिए, मतलब उसका साइज बड़ा होना चाहिए। और जिसमें आप इलेक्ट्रॉन मिला रहे हो बच्चों उसका साइज छोटा होना चाहिए। तो ये जो दोनों प्रॉपर्टीज है बच्चों, दीज टू प्रॉपर्टीज आर बेसिकली फॉर दोज एटम्स और फॉर दोज एटम बच्चों विच आर गोइंग टू मेक एन आयन। जो ऋण आयन का फॉर्मेशन कर रही है बच्चों उनके लिए ये प्रॉपर्टी लगेगी, जो कैट आयन बना रही है उनके लिए ये प्रॉपर्टी लगेगी। आपको मेरे ख्याल से सारी कहानी समझ में आई होगी बच्चों, आप समझ पाए होंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता हूं बच्चों, जैसे यहां पर सपोज कीजिए एटम ए ने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करा और एटम बी ने बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन करा। नाउ दिस टू आर ऑफरिंग एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ईच अदर। अब जब ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं बच्चों और इस तरह से कुछ कंपाउंड बनाते हैं, भाई एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, जब दोनों ने मिलकर वो कंपाउंड बनाया बच्चों तो इस तरह से कंपाउंड बना, और यहाँ सम एनर्जी इज रिलीज्ड। सम एनर्जी बच्चों जब ये पास में आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। मैंने आपको बोला भी था कि दो अपोजिट चार्ज क्यों अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो जब पास में आते हैं बच्चों तो एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम होती है बच्चों मतलब एनर्जी रिलीज होती है, और अगर एनर्जी रिलीज होगी, अगर एनर्जी जो रिलीज होगी बच्चों, उस एनर्जी को हम लोग यहाँ पर नाम दिया करते हैं लैटिस एनर्जी। इसे कुछ लोग बच्चों लैटिस एनर्जी बोलते हैं, कुछ लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं लैटाइस एनर्जी। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, some people used to say lattice energy, some people used to say lattice energy. What does it mean बच्चों? I repeat बच्चों, this is basically बच्चों जब दो oppositely charged ions एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, then some amount of energy is released, and what amount of energy is released बच्चों, that is known as lattice energy. तो यहाँ एक और बात है बच्चों, ये जो लैटाइस एनर्जी है मतलब इन दोनों के पास में आने पर जो एनर्जी रिलीज होती है बच्चों, दैट लैटाइस एनर्जी शुड बी हाई।
लैटाइस एनर्जी बच्चों जिसे हम हिंदी में कहा करते हैं जालक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? जालक, चालक नहीं, जालक ऊर्जा बच्चों, वो अधिक होना चाहिए, उसका मान उच्च होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। सो दीज आर द कंडीशंस बच्चों। एज सच कंडीशंस तो हम लोग और भी बना सकते हैं कि साहब व्हाट आर द कंडीशंस सो दैट एन आयनिक बॉन्ड में बी फॉर्म, बट ये बेसिक लेवल पर है बच्चों। बेसिकली अगर कहा जाए तो जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं और जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में ये बन पाता है। जैसे अगर मान लीजिए आप फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स लीजिए, फर्स्ट ए और सेवंथ ए, नेचुरल सी बात है बच्चों, फर्स्ट ए के एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जबकि सेवंथ ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, जानते हैं आप लोग। और फर्स्ट ए ग्रुप में कौन बच्चों? अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांशियम। दीज आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा बच्चों तो वो आयनिक बॉन्ड बन सकता है। इसी तरीके से बच्चों जो सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट हैं या फिर जो बच्चों सिक्स्थ ए ग्रुप के एलिमेंट है, दे हैव आल्सो गुड इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मेकिंग आयनिक बॉन्ड बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर बच्चों हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और दीज एलिमेंट्स आर बच्चों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव they have good tendency of releasing electron, electronegative have good tendency of accepting electron and thus ionic bond can be formed easily. So ये मैंने जैसा आपसे कहा बच्चों there may be more than मैंने भी जो conditions लिखी हैं apart from these conditions I can go for writing various other conditions but these are the basic essential requirements that the cation should have larger size so that removal of electron is easy, that it should have lower ionization energy, while anion should have smaller size so that it will be having great tendency of accepting electrons so that I can say its electron gain enthalpy would be higher. Another thing is there बच्चों जो लैटाइस एनर्जी है, मतलब ये जब दोनों अपोजिटली चार्ज आयंस थे जब ये मिलकर बच्चों एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो उस समय कुछ एनर्जी रिलीज होती है और वो जो एनर्जी रिलीज होती है बच्चों उस एनर्जी को हम बोला करते हैं लैटाइस एनर्जी। दैट लैटाइस एनर्जी शुड बी हायर, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा होगी बच्चों उनके बीच में प्रेम आकर्षण अंतराकर्षण उतना प्रबल उतना सुदृढ़ होगा और उनके बीच में जब बॉन्ड बनेगा बच्चों को काफ़ी स्ट्रांग भी होगा। सो ये बेसिकली बच्चों हमारे पास में आयनिक बॉन्ड बनाने की रिक्वायरमेंट्स है बच्चों, इसकी आवश्यकताएं हैं। अब जो है बच्चों मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, ये जो जब एटम्स पास पास आते हैं तो कैसी पिक्चर बनती है बच्चों मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये एक बात तो पता है बच्चों, कोई भी एटम हो एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है, फिर भले वो ए हो या बी हो, दोनों में कोई भी बच्चों एटम का सेंट्रल पार्ट इज ऑलवेज न्यूक्लियस विच इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज देयर आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। नाभिक के भीतर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता बच्चों। अब होता क्या है ये देखिए, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं विच आर ऑफ कोर्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। लाइकवाइज सिमिलर पिक्चर बच्चों मुझे यहाँ पर भी मिल रही है। सो होता यह है बच्चों कि इसके नेगेटिव इसके पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन है। ये देखिए इसके नेगेटिव और इसके पॉजिटिव के बीच में बच्चों अट्रैक्शन है एज यू कैन सी। लाइकवाइज बच्चों इसके नेगेटिव इसके पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ऐसा ही बच्चों यदि मैं यहाँ पर भी बात करता हूँ तो इनमें अट्रैक्शन है, ऐसा ही बच्चों मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो इनमें भी अट्रैक्शन है। बच्चों ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे। होप आपको ये पिक्चर समझ में आ रही होगी। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये दोनों जो पॉजिटिव पॉजिटिव हैं ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जो बच्चों को एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो होता ये कि जब ये आयंस पास में आते हैं तो एक समय तक तो बच्चों अट्रैक्शन का फोर्स डोमिनेट करता है, क्योंकि अट्रैक्शन है बच्चों, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। भाई इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन या इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन है, लेकिन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में बच्चों रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है। सो एक समय तक तो बच्चों ये पास पास आते हैं, लेकिन एक समय के बाद में फिर इनमें रिपल्शन फोर्स लगने लग जाता है। कई बार ये दिमाग में आता है कि सर चलिए अपोजिटली चार्ज आयंस हैं तो वो पास में आए 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 और सर वो कंबाइन होकर न्यूट्रल क्यों नहीं बन जाते? वाई दे डू नॉट गेट कंबाइन टूगेदर टू मेक अस न्यूट्रल स्पीशीज। दिमाग में आती है कि भाई वो दोनों मिलकर जुड़कर एक बन जाए। दोनों जुड़ते हैं लेकिन ऐसे नहीं जुड़ते हैं कि वो बिल्कुल एक दूसरे के अंदर आ जाए बच्चों। एक्चुअली में क्या होता है कि कुछ समय तक तो उनमें अट्रैक्शन का फोर्स डोमिनेट करता है और कुछ समय के बाद बच्चों उनमें रिपल्शन का फोर्स डोमिनेट करने लगता है। और एक सिचुएशन ऐसी आती है जब दोनों बराबर हो जाते हैं। एक सिचुएशन ऐसी आती है बच्चों की जब दोनों बराबर हो जाते हैं, उस समय जाकर बच्चों जो है आयंस एक दूसरे के पास पास में आना बंद कर देते हैं।
कुछ समय तक वो पास में आएंगे जब तक अट्रैक्शन का फोर्स उनमें डोमिनेट कर रहा था। कर दोनों फोर्स रहे हैं बच्चों उनमें, अट्रैक्शन भी कर रहा है, रिपल्शन भी कर रहा है, पर अट्रैक्शन का फोर्स एक समय तक डोमिनेटेड था बच्चों। और इनमें क्या होता है, जब अट्रैक्शन के केस में जो एनर्जी रिलीज होती है बच्चों, अट्रैक्शन के केस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वैल्यू में अगर आपको बताऊं बच्चों तो वो होती है -n0 z प्लस z माइनस ई स्क्वायर m अपॉन r 0। ये देखिए बच्चों, दिस इज द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अट्रैक्शनल फोर्स। भाई अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी रिलीज हुई, ये यहाँ पर वो वाली एनर्जी है बच्चों। दिस इज माइनस साइन इज इंडिकेटिंग दैट एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड। माइनस साइन क्या बता रहा है बच्चों कि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। ये देख रहे हैं आप बच्चों। और एनर्जी जो एक इसमें मैंने जैसा बताया बच्चों कि सिर्फ एनर्जी केवल रिलीज ही नहीं होती, एनर्जी जो है बच्चों वो यहाँ पर जो है वो केवल इनमें अट्रैक्शन का ही फोर्स नहीं लग रहा है, अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन फोर्स सम रिपल्शन फोर्स इज आल्सो एक्टिंग। और वो जो रिपल्शन फोर्स जो लगता है बच्चों वो यहाँ पर लगता है bn0 अपॉन r0 टू द पावर n। एक सेकंड को करेक्शन कीजिएगा बच्चों। ये जो है this is the energy which is released because of attractional force and this is the energy बच्चों which is being absorbed because of repulsive force। तो ये अट्रैक्शन के कारण की एनर्जी और ये रिपल्शन के कारण की एनर्जी बच्चों। अब यहाँ पर लाजमी आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी, सब ये क्वांटिटीज क्या बता रही हैं। सो पहली बात बच्चों मैं बताऊँ, इस एक्सप्रेशन में या इस एक्सप्रेशन में जो n0 है बच्चों दैट इज एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर बच्चों जिससे हम लोग जिसकी वैल्यू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 लिया करते हैं पर मोल संभवतः आपको ये पता। और Z प्लस जो है बच्चों दिस इज पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। जो कैटायन वाला एटम बच्चों जैसे सोडियम प्लस था या फिर मैग्नीशियम 2 प्लस था उसका पॉजिटिव चार्ज। और Z माइनस जो है बच्चों दिस इज नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। बच्चों यहाँ पर Z प्लस जो है दैट इज द पॉजिटिव चार्ज ओवर कैटायन, Z प्लस पॉजिटिव आयन पर चार्ज है बच्चों, Z माइनस नेगेटिव आयन पर चार्ज है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। E जो है बच्चों दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। E जो है बच्चों वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज संभवतः आपको पता है विच इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है बच्चों। और R0 जो है बच्चों वो क्या है, R0 यहाँ पर देखिए दो तरह के आयन है, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। तो R0 जो होता है बच्चों वो होता है R प्लस R माइनस। आप लोगों ने तमाम तरह की रेडाई के बारे में बात करी, एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वंडरवाल रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटालिक रेडियस वगैरह वगैरह के बारे में हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा बच्चों। तो देखिए एक पॉजिटिव आयन है, सपोज कीजिए ये पॉजिटिव आयन है बच्चों और ये नेगेटिव आयन है। तो इस तरीके से जो R0 होती है बच्चों वो उन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होती है। यू कैन से बच्चों दिस R0 इज इंटर आयोनिक डिस्टेंस। यहाँ पर बच्चों ये जो R0 है दिस यू कॉल एज इंटर आयोनिक डिस्टेंस, अंतर आणविक दूरी बच्चों। ये लीजिए, और वो किसके बराबर होती है, भाई एक आपके पास में यहाँ पर पॉजिटिव आयन है बच्चों, एक आपको पॉजिटिव आयन की रेडियस लेनी है और दूसरी बच्चों आपको नेगेटिव आयन की रेडियस लेनी है। तो ये तो R0 बच्चों इंटर आयनिक डिस्टेंस हो गई दोनों केस में, दोनों इक्वेशन में। बस यहाँ केवल R0, यहाँ R0 की पावर n है बच्चों। और n0 एवोगैड्रो नंबर, Z प्लस पॉजिटिव आयन पे चार्ज, Z माइनस नेगेटिव आयन पे चार्ज। E जो है बच्चों वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, M जो है बच्चों, और R0 आपको बता दिया मैंने। अब बारी आती है बच्चों M की। तो M जो है बच्चों दैट इज कॉल्ड एज बच्चों मैडलन कांस्टेंट। इससे हम लोग जो है इसे हम लोग क्या नाम दिया करते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज मैडलन कांस्टेंट। मैडलन कांस्टेंट भी नाम देते हैं इसको, कुछ लोग मैडलन कोफिशिएंट भी नाम देते हैं, मैडलन कांस्टेंट या मैडलन कोफिशिएंट। और ये जो B है बच्चों दिस इज नोन एज बॉर्न कांस्टेंट। ना बॉर्न कांस्टेंट तो नहीं इसको नाम देना चाहिए एग्जैक्टली बच्चों, चलिए हम इसे बॉर्न कांस्टेंट भी नाम दे देते हैं। एज सच मैं इसको बता देता हूँ बच्चों, बॉर्न कांस्टेंट से ज़्यादा इसको बेहतर जो नाम दिया जाता है बच्चों दैट इज रिपल्सिव कोफिशिएंट। इससे क्या नाम दिया जाता है बच्चों, इससे हम नाम देते हैं रिपल्सिव कोएफिशिएंट, प्रतिकर्षण गुणांक। और ये मैडलन कांस्टेंट को लाइकवाइज आप लोग नाम दे सकते हो बच्चों अट्रैक्शनल कांस्टेंट, अट्रैक्शन कांस्टेंट या कोफिशिएंट। ये लीजिए बच्चों। और यहाँ ये दोनों जो होते हैं बच्चों, ये M हो या B हो, M हो या B हो, इन दोनों की वैल्यूज जो होती है बच्चों, इन दोनों की वैल्यूज जो भी आप आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं बच्चों उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती हैं। आइदर यू से अबाउट M और यू से अबाउट B।
इन दोनों की वैल्यूज किस पर डिपेंड करती है बच्चों? स्ट्रक्चर पर। वो जो आप जो भी आप आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे हो वो आयनिक कंपाउंड कैसा है बच्चों, उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। और यहाँ जो n है बच्चों, यहाँ पर जो आपने n लिखा है बच्चों, इससे हम लोग जो है इस n जो होता है बच्चों, इससे हम लोग इसे बॉन्ड कोफिशिएंट कहना सही होगा बच्चों, या फिर एक मिनट, इसे बॉन्ड इंडेक्स नाम दीजिए बच्चों। इसे क्या नाम देंगे आप लोग? बॉन्ड इंडेक्स। बॉन्ड इंडेक्स इस n की वैल्यू जो होती है बच्चों, दैट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये किस पर डिपेंड करती है बच्चों? इसकी वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है जो भी आपने आयन्स लिए हैं, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन बच्चों, उनके इलेक्ट्रॉनिक कोफिशिएंट पर। b की वैल्यू, आई रिपीट बच्चों, सॉरी n की वैल्यू, n को क्या बोलते हो? बॉन्ड कोफिशिएंट। सॉरी यार, सॉरी, बॉन्ड इंडेक्स। इसे बॉन्ड इंडेक्स कहते हो, इसे बॉन्ड कोफिशिएंट कह सकते हो। वैसे जनरली इसको जनरली बच्चों रिपल्सिव कोफिशिएंट ही नाम बोला जाता है। m और b बच्चों, m को मैडलन कांस्टेंट बोलते हैं, जिसे आप अट्रैक्शनल कोफिशिएंट बोल सकते हैं। b को बच्चों आप लोग बॉन्ड कांस्टेंट कह सकते हो, पर ज्यादा बेहतर होगा रिपल्सिव कोफिशिएंट नाम दो बच्चों इसको। एंड बोथ ऑफ दीज टू आर कलेक्टिवली डिपेंडेंट अपॉन द स्ट्रक्चर। बच्चों वो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है किस तरह का यानी कंपाउंड लिया बच्चों। और n जो है दैट इज कॉल्ड एज बच्चों बॉन्ड इंडेक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है बच्चों। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, लगे हाथों, इस n की वैल्यू डिपेंड करती है, n की वैल्यू जो होती है बच्चों 5 से 12 के बीच होती है। n की वैल्यू जो है बच्चों दैट इज राइट फ्रॉम 5 to 12, 5 से 12 के बीच हो सकती है। जैसे मैं थोड़ा बहुत छोटा मोटा इसमें बता भी देता हूँ बच्चों। लिथियम प्लस के लिए जैसे आप बात करें, लिथियम प्लस या बेरिलियम 2+, तो इन दोनों के लिए n की वैल्यू 5 होती है बच्चों। इसी तरीके से यदि मैं बात करता हूं बच्चों सोडियम प्लस के बारे में, या फिर मैं मैग्नीशियम 2+ के बारे में बात करता हूं, एल्यूमिनियम 3+ के बारे में बात करता हूं, तो इनके लिए n की वैल्यू होती है बच्चों 7। इनके लिए n की वैल्यू जो है 7 है बच्चों। ऐसे ही यदि मैं सिल्वर प्लस के लिए बात करूंगा बच्चों, तो सिल्वर प्लस के लिए n की वैल्यू 10 होती है। यदि मैं गोल्ड प्लस के लिए बात करूंगा बच्चों, तो इसके लिए 12 होती है। ऐसा डिफरेंट डिफरेंट, किसी के लिए 7, किसी के लिए 9, ऐसा कुछ कुछ फंडा हमारे पास बच्चों रहता है। मैं नहीं बोलूंगा आपको ये सारी वैल्यूज याद रखो, तो मैं जस्ट नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोल रहा हूँ बच्चों। और वैसे भी देखिए, जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं या हमें आगे चल के जितनी पढ़नी है बच्चों, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जो सिर्फ फंडामेंटल के बेसिस पर नहीं कवर होता। अनफॉर्चुनेटली एक जो केमिस्ट्री के साथ में गंदी बात है बच्चों, वो गंदी बात यही है कि वो केवल फंडामेंटल या केवल कॉन्सेप्ट्स के नाम पर कवर नहीं हो सकता बच्चों। इट हैज़ वेरियस पोर्शन बच्चों। इसमें बहुत बड़ा पोर्शन आपको ऐसा मिलेगा जो नॉलेज बेस्ड है, जहां आपको नॉलेज होना जरूरी है, मतलब आपको याद होना, मालूम होना जरूरी है। जैसे हम जीके हैं, जनरल नॉलेज है, तो जनरल नॉलेज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो होती हैं, हमको उसका कोई कारण नहीं, हमको याद करना पड़ती हैं। वैसे केमिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी बच्चों जो जनरल नॉलेज बेस्ड होंगी, कुल मिलाकर केमिस्ट्री नॉलेज बेस्ड होंगी। तो ये मैंने जैसे एक छोटा सा नॉलेज बताया बच्चों आपको, ऐसे और भी मिल जाएंगे आपको जिनका जो है, जैसे मेरे ख्याल से आयोडीन माइनस के लिए भी इसकी वैल्यू जो होती है बच्चों वो 12 होती है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आयंस के लिए बच्चों, किसी के लिए 5, किसी के लिए 7। जैसे मैं आपको बताऊं बच्चों पोटेशियम प्लस, तो पोटेशियम प्लस के लिए या इवन कैल्शियम 2+ के लिए, कैल्शियम 2+ के लिए n की वैल्यू साहब 9 होती है। सो n जो है बच्चों दैट इज बॉन्ड इंडेक्स। अच्छा, अभी क्या होता है, बॉन्ड इंडेक्स भी आपने लिया, तो जैसे अभी मान लीजिए अब जो भी आयनिक कंपाउंड है उसमें एक पॉजिटिव आयन भी होगा, एक नेगेटिव आयन भी होगा, दोनों होंगे। अब अगर मान लीजिए दोनों के n सेम है, जो पॉजिटिव आयन का n है वही नेगेटिव आयन का n है। जैसे मैंने यहाँ जो उदाहरण लिखे हैं वो जनरली पॉजिटिव आयन ही लिखे, मैंने नेगेटिव के नहीं लिखे। पर अगर फर्ज कीजिए बच्चों, वहाँ पॉजिटिव आयन, आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे। अगर दोनों के n सेम है, पहले का भी 5 दूसरे का भी 5, कोई टेंशन नहीं, पहले का भी 10 दूसरे का भी 10, कोई टेंशन नहीं, पहले का ही 12 दूसरे का ही 12, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर दोनों के n डिफरेंट हैं, तो अगर दोनों के n डिफरेंट हैं, अगर दोनों के n डिफरेंट है बच्चों, तो उस केस में फिर n आप जो लेंगे ना, वो उन दोनों का एवरेज लेंगे। मान लीजिए पॉजिटिव आयन का n है 5 और नेगेटिव आयन का n है बच्चों 12, तो यू विल टेक 5 + 12 अपॉन 2। क्या लोगे आप बच्चों? उन दोनों का एवरेज ये लीजिए बच्चों, इस तरह से आपके पास में आ जाएगा। तो n जो लेंगे बच्चों वो दोनों का एवरेज लेंगे। चलिए, अब ये तो बच्चों दिस इज द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अट्रैक्शन, वाइल दिस इज द एनर्जी रिलीज, दिस इज द एनर्जी अब्सॉर्ब बिकॉज ऑफ रिपल्शन। ये अट्रैक्शन के कारण की रिलीज एनर्जी है बच्चों, ये रिपल्शन के कारण की अब्सॉर्ब्ड एनर्जी है। अब यहाँ पर बच्चों मैं ये नीचे का पोर्शन हटाता हूँ, तो टोटल एनर्जी जो एक्सचेंज आया बच्चों वो कितना आया?
टोटल एनर्जी एक्सचेंज जो आ रहा है बच्चों विच वी कॉल एज लैटाइस एनर्जी बच्चों, वो किसके बराबर होगी? वो होगी बच्चों माइनस ऑफ दिस n0 z प्लस z माइनस ई स्क्वायर m ओवर r0। ये लीजिए बच्चों प्लस बी n0 अपॉन r0 टू द पावर n। सो ये आएगा बच्चों। अब जो है इस तरीके से आपके पास में एक पिक्चर बनकर आ जाएगी। अब क्या होगा बच्चों, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखिए ये टोटल एनर्जी एक्सचेंज आया। अब आपको निकालना है एक्चुअली, देखिए ये जो दोनों आयंस हैं वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, कारण आपको पता है इसके नेगेटिव इसके पॉजिटिव, इसके नेगेटिव इसके पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन चल रहा है और अट्रैक्शन के कारण वो पास आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल जीरो डिस्टेंस तक पास आ जाएंगे, एक डिस्टेंस के बाद जाके वो रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक डिस्टेंस के बाद में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाएगा तो वहाँ जाके वो रुक जाएंगे और उनके बीच में कुछ सेपरेशन मेंटेन हो जाएगा, जिसे आप R0 बोलते हो, जो कि R प्लस R माइनस होता है। अभी मैंने मिटारा डायग्राम बना के बताया था आपको बच्चों। तो जब स्टेबल बन जाएगा बच्चों, जब ये बिल्कुल स्टेबल बन जाएगा, मतलब जहां जाके इनको रुकना चाहिए वहां जाके जब ये रुक जाएगा बच्चों, तो उससे अगर आप स्टेबिलिटी वाले केस में क्या होगा बच्चों, जो बी है आप इसको थोड़ा सा, इसमें एक्चुअली कुछ कैलकुलस लगता है, डिफरेंशियल कैलकुलस, जो आप लोग जनरली अभी तक केमिस्ट्री में नहीं डील किए हम लोग। हालांकि हमको आगे चल के केमिस्ट्री में ऐसा बहुत सारा पोर्शन मिलेगा जिसमें हमको कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस से बच्चों वास्ता पड़ेगा, बट अभी आप लोगों ने नहीं किया। और फिजिक्स में आप लोग 1D 2D वगैरह में बच्चों कैलकुलस पर बेस काफ़ी कुछ काम कर चुके हो अभी तक। तो जब स्टेबल स्पीशीज़ रहती हैं बच्चों, तो उस केस में बी की वैल्यू जो आएगी बच्चों, कुछ डिफरेंशियल कैलकुलस का मैं यूज़ करूँगा, और बी की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो आएगी n0 z प्लस z माइनस ई स्क्वायर r0 की पावर n-1 अपॉन n। ये आएगी बी की वैल्यू बच्चों। जब भाई देखो दोनों आयंस पास आ रहे हैं एक जगह के बाद में जाकर रुक गए, तो उस समय की सिचुएशन जो बनेगी बच्चों, उसके लिए हमको कुछ डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज़ करना पड़ेगा। अभी मैं उस पर नहीं उलझना चाहता और नहीं मैं आपको उलझाना चाहता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग ये सब चीज़ें कवर करेंगे बच्चों। बट अभी ये बी की वैल्यू आ गई आपके पास में, और इस b की वैल्यू को जब आप यहाँ रख देंगे बच्चों, व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ b, देन व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी which we call as बच्चों लैटाइस एनर्जी is there। तो वो जो आ रही है बच्चों वो आ रही है माइनस n0 z प्लस z माइनस ई स्क्वायर m अपॉन n, ना अपॉन n नहीं आएगा बच्चों, अपॉन में आएगा यहाँ पर r0, अपॉन में r0 इंटू बच्चों 1 - 1 अपॉन n। ये जो एक्सप्रेशन आया है बच्चों, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अमाउंट ऑफ लैटाइस एनर्जी बच्चों, विच एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज बच्चों, इसे हम लोग बॉर्न लैंडे इक्वेशन नाम दिया करते हैं। इसे आप नाम क्या देते हैं बच्चों? बॉर्न लैंडे इक्वेशन। क्यों? बॉर्न और लैंडे का कुछ ना कुछ इसमें काम रहा होगा बच्चों। जो बीच में मैंने जैसे बताया आपको, हालांकि ये जो कैपिटल एम था इसे मैडलन कोफिशिएंट कहते हैं। कुछ लोग इसे कैपिटल एम की बजाय ए से रिप्रेजेंट किया करते हैं। आप कहीं कहीं पाएंगे बच्चों मैडलन कोफिशिएंट को कैपिटल एम की जगह ए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, पर वो मैडलन को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करना प्रेफर करेंगे बच्चों। और ये जो एक्सप्रेशन आया बच्चों वो लैंडे, बॉर्न लैंडे एक्सप्रेशन आया, ये इक्वेशन आई है। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, मैंने माइनस साइन सहित लिया है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर शायद आप ये पाएं कि माइनस साइन वहां पर नहीं भी लिखा हो। मैंने माइनस इसलिए लिया है बच्चों, वो रिलीज हो रही है। कुछ लोग माइनस साइन नहीं लेते हैं, लेकिन बाद में मान लीजिए वैल्यू कुछ आ गई तो उस वैल्यू को बाद में फिर वो बोल देंगे कि साहब इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये आपके पास में बच्चों बॉर्न लैंडे इक्वेशन है, जो कि बताती है लैटाइस एनर्जी बच्चों जो है वो कितनी रिलीज हो रही है। ये आपके पास में एक इक्वेशन है बच्चों लैटाइस एनर्जी को कैलकुलेट करने की। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास में लैटाइस एनर्जी को कैलकुलेट करने का एक और एक्सप्रेशन भी है, वो है बच्चों -121 लाख, ये सॉरी 1,21,000, और यहाँ पर आपके पास में आएगा बच्चों न्यू Z1 Z2 अपॉन R0, Z1 Z2 अपॉन R0 बच्चों, इनटू में 1 माइनस बच्चों 34.5 R0। ये आपके पास में एक और इक्वेशन है बच्चों। यहाँ R0 वही है, दोनों आयंस के बीच का गैप। R0 जो है बच्चों वही दोनों आयंस के बीच का गैप, यानी पॉजिटिव आयन की रेडियस प्लस नेगेटिव आयन की रेडियस। और Z1 Z2 जो है बच्चों वो
Z1 Z2 जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के चार्जेस ही है। काम करता हूँ, चलिए मैं उसको वैसे लिख देता हूँ, दिस इज द चार्ज प्रेजेंट ओवर पॉजिटिव आयन एंड दिस इज द चार्ज प्रेजेंट ओवर नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन पे कितना चार्ज है, नेगेटिव आयन पे कितना चार्ज है, आपने वो लिख दिया बच्चों। यहाँ पर ये जो न्यू लिखा है, दिस इज नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस इन आयनिक कंपाउंड। वो जो आपको आयनिक कंपाउंड दे रखा है बच्चों, उस आयनिक कंपाउंड में टोटल कितने आयंस हैं, उस आयनिक कंपाउंड में टोटल कितने आयंस है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बच्चों अभी आपने बात करी MgO, तो MgO में कितने आयंस थे बच्चों, Mg में बच्चों एक मैग्नीशियम 2+ आयन था और एक बच्चों ऑक्साइड आयन था। कुल मिलाकर कितने हो गए बच्चों, N की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 2। बच्चों एक मैग्नीशियम आयन है, एक ऑक्साइड आयन है, N की वैल्यू कुल मिलाकर हो गई 2। इसी तरीके से बच्चों यदि मैं बात करता हूँ, चलिए इसके बारे में, एल्यूमिनियम क्लोराइड के बारे में, तो एक एल्यूमिनियम आयन है बच्चों यहाँ पर और 3 क्लोराइड आयन है। 1 एल्यूमिनियम आयन इज देयर, 3 क्लोराइड आयन्स आर देयर। सो N की वैल्यू जो आएगी बच्चों, वो N नहीं, न्यू जिसको हम लिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये लीजिए बच्चों न्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है इस केस में, कुल मिलाकर कितने आयंस आ रहे हैं बच्चों, 4। तो ये आपके पास में जो है बच्चों एक और इक्वेशन है लैटाइस एनर्जी को कैलकुलेट करने की बच्चों। इस एक्सप्रेशन का बड़ा सिंपल सा नाम है बच्चों कापुस-टेंस की इक्वेशन। देखिएगा बच्चों, जरा नाम ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या है बड़ा बच्चों, इसके माता पिता ने बड़े प्यार से इसका नाम रखा होगा बच्चों कापुस-टेंस की। उन्होंने तो बड़े प्यार से रखा होगा, पर हमें उतने प्यार से बोलने में मजा नहीं आता बच्चों। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज बच्चों कापुस-टेंस की इक्वेशन। दिस इज अनदर वे ऑफ कैलकुलेशन लैटिस एनर्जी। हालांकि मैंने आपको बताया बच्चों, ये जो दोनों इक्वेशन जो हमने लैटिस एनर्जी की लिखी हैं, इन पर हमारे लेवल पर लगभग ना के बराबर ही कभी सम बनता बच्चों, शायद ही कभी बनता हो। मतलब मैं जहाँ तक समझता हूँ बच्चों, नेशनल लेवल की जो एग्जाम्स होती है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया को कवर करती है, उनमें तो नहीं बनता। हाँ, स्टेट लेवल किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर इन इक्वेशंस को तवज्जो दी जाती है तो आई एम नॉट वेरी मच अवेयर, क्योंकि इतनी सारी स्टेट्स और इतनी सारी स्टेट्स की इतनी सारी स्टेट लेवल की अलग अलग एग्जाम्स होती हैं, तो उन सब के बारे में जानकारी रखना कम से कम मेरे लिए आज की डेट में तो बस का नहीं है बच्चों, क्योंकि जितना हमारी एग्जाम्स का हम उसी के बारे में बात कर ले वही बहुत होगा। बट जस्ट मैंने, अगर मैं यूँ कहूँ बच्चों कि मैंने जस्ट इक्वेशन जो आपको दोनों बताई हैं जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ नॉलेज, तो बच्चों लैटिस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी बच्चों, आयनिक कंपाउंड वो आयनिक बॉन्ड बनने की चांसेस, प्रायिकता, पॉसिबिलिटीज़ बच्चों उतनी ज़्यादा होंगी। सो ये कुछ हम लोगों ने बातें देखी बच्चों। अब मैंने जैसा आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था बच्चों कि जिन कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड बना करते हैं बच्चों, उन कंपाउंड्स को हम लोग नाम दिया करते हैं आयनिक कंपाउंड। अब हम लोग आयनिक कंपाउंड के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो हेडिंग डाल लीजिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक यौगिकों के प्रगुण। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, दोज कंपाउंड विच कंटेन आयनिक बॉन्ड आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। जिन यौगिकों में बच्चों आयनिक बंध होते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहा जाता है। और उनके प्रगुणों के बारे में बात करें बच्चों, तो सबसे पहली बात देखिए, ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं बच्चों, ये जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं ये बड़े हार्ड होते हैं बच्चों, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। बच्चों काफ़ी कठोर होते हैं ये काफ़ी कठोर होते हैं, और अधिकतर बार देखेंगे बच्चों ये ब्रिटल यानी कि भंगुर किस्म के होते हैं। मतलब अगर इनके ऊपर कोई वार करते हैं, इनके ऊपर कुछ हथौड़ा चलाते हैं तो ये बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं बच्चों। पहली बात काफ़ी कठोर है, दूसरा ब्रिटल है, पहली बात बच्चों। दूसरी बात, ये कंपाउंड जो होते हैं बच्चों जनरली वो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं बच्चों, और जनरली दे आर क्रिस्टलाइन होते हैं। और एक और बात बोल सकते हैं बच्चों कि ये सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। हालांकि हम इनको एक ही शब्द में भी बोल सकते थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, पर क्या होता है बच्चों कि अगर हम कई बार स्कूल लेवल की बात करें तो वो स्कूल के जो टीचर्स होते हैं कई बार वो बड़े लकीर के फ़कीर होते हैं। मतलब हो सकता है किसी टीचर को मेरी बात गलत लगे, पर मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि ज़्यादा पॉइंट्स क्यों नहीं लिखे तुमने, इतने कम पॉइंट्स क्यों लिख दिए, होता है। तो इसीलिए अदरवाइज अगर मैं सीधे बोल दूं यूजुअली दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, मैं बोलूँ यूजुअली दे आर क्रिस्टलाइन, यूजुअली दे आर सॉलिड्स, मेरे पास 2 पॉइंट्स हो गए। बात वही गई है, कहने का तरीका अलग है। और किसी किसी को बहुत भाता कि अरे इतना बड़ा करके लिखा, तो मैं बता दूं बच्चों अदरवाइज हार्ड एंड ब्रिटल भी आप अलग अलग कर सकते हो वैसे बोला जाए तो बच्चों ये काफ़ी हार्ड होते हैं, काफ़ी ब्रिटल होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं बच्चों, सॉलिड होते हैं। अगली बात बच्चों मैं आपको बताऊं तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं बच्चों वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। देयर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई, उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं बच्चों। इनको उबालना या इनको पिघालना बहुत मुश्किल होता है।
इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगली बात बच्चों मैं आपको बताऊं, ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये जो होते हैं बच्चों, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। आगे चल के आप लोग बच्चों ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। शायद आइसोमेरिज्म के बारे में आप पहले से कुछ जानते हो तो आई डोंट नो, बट आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग आगे चल के काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। और उस आइसोमेरिज्म में भी हम लोग बात करेंगे पर्टिकुलरली स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। कौन सा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये लीजिए बच्चों, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है ये तो मैं आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइम पर ही बताऊंगा, पर अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखिए बच्चों कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर नॉन डायरेक्शनल। ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं बच्चों, और नॉन डायरेक्शनल होने के कारण बच्चों इनमें ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाता। दे डू नॉट एग्जिबिट द फिनोमिनन ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सिर्फ अभी के लिए इतना लिख लीजिए, आगे चल के आप लोग देखेंगे एग्जैक्टली व्हाट इज मीन बाय दिस पर्टिकुलर टर्म। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म होता है, कम से कम हमारी जो कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन है बच्चों उनमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर प्रश्न नहीं बने या उस पर फंडामेंटल पे क्वेश्चन नहीं बने, हो ही नहीं सकता, असंभव सी बात है। तो बच्चों ये नॉन डायरेक्शन होते हैं। उसके बाद में बच्चों दीज आर सॉल्यूबल इन आयनिक सॉल्वेंट। बच्चों ये आयनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होते हैं। आयनिक सॉल्वेंट बच्चों जिन्हें हम दूसरी भाषा में पोलर सॉल्वेंट भी कहा करते हैं। कैसे सॉल्वेंट बच्चों? पोलर सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे वाटर जो होता है बच्चों दैट इज अ पोलर सॉल्वेंट। शायद आप में से किसी को अभी बात ये खटके कि अरे यार वाटर तो कोवलेंट होता है, शायद क्योंकि अभी हम लोग हालांकि आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, पर ये तो आप इतिहास में भी आपके शायद पढ़ चुके हो बच्चों, पहले भी पढ़ चुके हो, तो शायद किसी को ये पता होगा कि साहब वाटर जो है इट इज़ अ कोवलेंट कंपाउंड। बट बच्चों हम आगे चल के इसी चैप्टर में देखेंगे कि नहीं साहब ये कोवलेंट नहीं है, ये आयनिक होता है, हल्का सा आयनिक होता है बच्चों। और एक बड़ा सिंपल सा फंडा बच्चों केमिस्ट्री का हमारे पास में कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जैसा तैसे में घुलता है बच्चों, जैसा तैसे में घुलता है। कोवलेंट में घुलेगा बच्चों, आयनिक में घुलेगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो है ये वाटर में सॉल्यूबल है, आयनिक कंपाउंड जो है बच्चों वो वाटर में सॉल्यूबल है, आयनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है। लेकिन अगर आप कोवलेंट सॉल्वेंट लेते हैं बच्चों, कोवलेंट सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन C6H6 बेंजीन, जैसे कि बच्चों ईथर, जैसे कि बच्चों आप कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में बात करें तो यू विल फाइंड बच्चों आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इनमें सॉल्युबल नहीं होते, जैसा वैसे में घुलता है। आयनिक में, कोवलेंट में, आयनिक में घुलेंगे, कोवलेंट में घुलेंगे। अब वाटर इज एन आयनिक सॉल्वेंट, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, सो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट बच्चों, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन आयनिक सॉल्वेंट like water, but they are not soluble in covalent solvent. They are not soluble in ether, benzene or carbon tetrachloride. These are covalent solvents. ये जो होते हैं बच्चों ये कोवैलेंट सॉल्वेंट्स होते हैं बच्चों, सह संयोजक विलायक होते हैं। इनमें आयनिक कंपाउंड नहीं घुल पाते, इनमें आयनिक कंपाउंड घुल जाते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं बच्चों जो वाटर होता है, वाटर की लैटाइस एनर्जी वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बच्चों, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हो सकता है अभी आप इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टर्म से भी अवेयर नहीं हो। हालांकि आप लोगों ने पहले बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा, और उसमें संभवतः आप लोगों ने पढ़ा, कम से कम मैंने तो पढ़ाया था बच्चों, मुझे ध्यान है कि हाँ बेसिक लेवल पर भी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बला होती है, हल्का हल्का बता चुका हूँ बच्चों। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, समवाट 81, कुछ लोग 82 भी बोलते हैं, मैं 80 बोलता हूँ, जिसको बोलते हैं राउंड फिगर में लगा लो या हिसाब से लगा लो। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों काफ़ी ज़्यादा होता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा होने के कारण इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों जिसे हिंदी में परावैद्युतांक कहा जाता है। क्या कहते हैं आप इसको? परावैद्युतांक। तो इसका परावैद्युतांक बच्चों काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसी कारण से बच्चों इसमें आयनिक कंपाउंड घुल जाते हैं। आप इसमें जो है साहब वाटर के अंदर आप आयनिक कंपाउंड घोलिए, नमक NaCl, अभी आपने देखा बच्चों NaCl क्या है, NaCl आयनिक ही तो है, NaCl आयनिक है, वो पानी में घुलता है, नमक पानी में घुल जाता है बच्चों। और भी आप कोई आयनिक कंपाउंड लेंगे तो पानी में घुल जाएंगे। और लेकिन अगर आपने नमक को बच्चों बेंजीन में घोलने की कोशिश करी, ईथर में घोलने की कोशिश करी, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोलने की कोशिश करी, तो अनफॉर्चुनेटली आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, आपकी मेहनत, आपका प्रयास विफल, असफल हो जाएगा। एनीवेज बच्चों, तो ये जो है आयनिक कंपाउंड आयनिक में ही घुलते हैं, कोवलेंट में नहीं घुलते हैं।
इसके अलावा बच्चों आगे की हम और बात करें, जैसा हम देखें तो नॉन डायरेक्शन होते हैं, इसलिए इनमें आइसोमेरिज्म नहीं होता बच्चों, ये सॉल्युबल इन आयनिक सॉल्वेंट होते हैं बच्चों। और यदि हम बात करें अगली, तो देखिए बच्चों 7th नंबर पे हम लोग देखें तो इनकी जो रिएक्शंस होती हैं बच्चों, आयनिक कंपाउंड्स के बीच में जो रिएक्शंस होती है, विच यू कैन आल्सो कॉल एज बच्चों आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शन जो होती है बच्चों वो काफ़ी फास्ट होती हैं। आयनिक रिएक्शन बच्चों तीव्र होती हैं और काफ़ी एनर्जेटिक होती हैं। एनर्जेटिक से मतलब ये होता है कि बच्चों उनमें जो एनर्जी इवॉल्व होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एनर्जी रिलीज और एनर्जी जो भी जनरली एनर्जी रिलीज होती है जब कभी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, कभी हो सकता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो, लेकिन अगर वो रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है बच्चों वो काफ़ी ज़्यादा होगी। जबकि अभी हम कोवेलेंट के बारे में पढ़ेंगे तो हम इनके डिफरेंसेस के बारे में भी बच्चों और अच्छे तरह से पढ़ पाएंगे। तो जो आयनिक रिएक्शंस होती है बच्चों वो काफ़ी फास्ट होती हैं और एनर्जेटिक होती, बहुत तेज़ी से रिएक्शन होगी और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बच्चों इनके केस में रिलीज होगी। उसके बाद में बच्चों अगली प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊं तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म। बच्चों दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म। अगर सॉलिड फॉर्म में आप इनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की कोशिश करेंगे बच्चों तो ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देंगे। ठोस रूप में बच्चों इनमें से कोई विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। इन सॉलिड फॉर्म दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपने सॉलिड NaCl ले लिया तो सॉलिड NaCl में से आप इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को पास करने की कोशिश करो, करंट पास नहीं होगा। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म बट आर कंडक्टर्स इन फ्यूज्ड फॉर्म। फ्यूज्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, जब आप किसी चीज को पिघाल लेते हो, जिसे आप दूसरी भाषा में बच्चों मोल्टन फॉर्म भी कहते हो, बट दे आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड और मोल्टन फॉर्म और इन एक्वस फॉर्म। यदि आपने बच्चों एक्वस फॉर्म की बात कर ली, जलीय विलयन की बात करी, मान लीजिए आप सॉलिड NaCl है, सॉलिड NaCl में से यदि आप करंट फ्लो करने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिल पाएगा। सॉलिड NaCl में से करंट आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर उसी NaCl को आपने पिघाल लिया, उसको मेल्ट कर लिया बच्चों, या फिर आपने उसको पानी में डाल दिया, मतलब उसकी एक्वस सॉल्यूशन बना दी बच्चों, और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कीजिए, माशाल्लाह मजा आ जाएगा आपको, बेहतरीन तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में क्योंकि आयंस इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं बच्चों, इतने स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं कि आप उनको मूव नहीं करा सकते। सो यू कैन नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ करंट थ्रू देम, बट इफ यू अलाउ द फ्लो ऑफ करंट in solution form or molten form, you will be able to get the current बच्चों। So this is another thing बच्चों यहाँ पर हमारे पास में है। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो बताया बच्चों कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन डायरेक्शन होते हैं, इसलिए उनमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाता। लेकिन एक बात होती है बच्चों, इनमें जो है ना आइसोमॉर्फिज्म पाया जाता है। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है बच्चों? आइसोमॉर्फिज्म ऐसे आयनिक कंपाउंड बच्चों जिनके स्ट्रक्चर सेम हो, विच हैव सेम स्ट्रक्चर्स, जिनकी संरचना बच्चों सेम हो, which have same structure and same proportional सेम प्रपोजिशन, यूँ बोला जाए बच्चों, या मैं क्या बोला चाहूँ इसमें कि सेम स्ट्रक्चर होगा बच्चों और सेम रेशो ऑफ आयंस होगा, सेम रेशो ऑफ आयंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों आप यहाँ पर देखिए, लिथियम सल्फेट Li2SO4 और सोडियम सल्फेट, लिथियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर्स भी सेम होंगे और एटम्स का रेशो देखिए, 2 लिथियम 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, 2 सोडियम 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, वैसा का वैसा ही मिल रहा है बच्चों आपको। या जैसे आप देखिए MgO और NaCl, बच्चों इनके स्ट्रक्चर्स भी सेम हैं, जैसा स्ट्रक्चर इसका मिलेगा वैसे ही स्ट्रक्चर इसका मिलेगा, और जैसा रेशो यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर रेशो क्या था बच्चों 2:1:4, और ये लिथियम सोडियम ऑक्सीजन का रेशो 2:1:4 था, और यहाँ पर भी वही मिला था रेशो, तो ये आइसोमॉर्फर्स थे बच्चों। वैसे यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन का रेशो 1:1 है और यहाँ पर भी वही है, और रेशो भी सेम है बच्चों, स्ट्रक्चर भी सेम है, इसलिए ये आइसोमॉर्फस हैं। तो इनमें आइसोमॉर्फिज्म पाया जाता है, आइसोमॉर्फिज्म पाया जाता है, इनमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाता बच्चों, चूंकि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो होप मैंने जितनी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज थी आपको सारी बता दी है बच्चों। और मैं फिर बोल रहा हूँ, जनरली क्रिस्टलाइन होते हैं बच्चों, सॉलिड होते हैं, हार्ड और ब्रिटल होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं बच्चों, और
केवल आयनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, कोवलेंट सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते हैं। आयनिक रिएक्शंस काफ़ी फास्ट होती हैं, मतलब काफ़ी एनर्जी रिलीज होती है। आप एक बात चाहें तो और लिख सकते हैं बच्चों, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है बच्चों। और संभवतः ये तो आप लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी वाला जो फोर्स होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ग्रेविटेशन वाला फोर्स काफ़ी वीक होता है। शायद आपको पता होगा ये तो, कि हाँ साहब ग्रेविटेशन फोर्स वीक होता है, आयनिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। सबसे स्ट्रांग फोर्स कौन सा होता है बच्चों? शायद आपके दिमाग में आ रहा हो न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रांग होता है, आपको शायद पता होगा। पर मेरा ये मानना है बच्चों, न्यूक्लियर फोर्स से भी ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स होता है इमोशंस का फोर्स। उससे बड़ा प्यार का बल से बड़ा प्रभावी बल कोई है ही नहीं। अगर प्यार का बल आपके मेरे बीच में है तो भैया कोई बीच में आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल से बच्चों दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। एनीवेज, so these are various characteristics of ionic compound। बच्चों की आयनिक बॉन्ड जो होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। और एक छोटी सी बात है, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये तो पता होगी साहब, कि जैसे मेरे को अगर मान लीजिए NaCl, अब मुझे अगर इसका स्ट्रक्चर देखना है बच्चों तो आपको पता होगा, जैसे Na पर +1 है, क्लोरीन पर भाई Na पर +1 है, क्लोरीन पर बच्चों -1 है। तो इसको बनाते कैसे हैं भाई, ये भी 1 ये भी 1, तो उस बेसिस पर हो गया NaCl, शायद आपको पता होगा। ऐसे ही मैं अगर बात करूं मैग्नीशियम के बारे में, मैग्नीशियम और या ऑक्सीजन के बारे में, तो यहाँ मैग्नीशियम पर 2 ऑक्सीजन पर 2, तो कुछ इसका ऐसा इधर ऐसा, तो इसका फार्मूला बन जाएगा Mg2O2। Mg2O2 को मैं अगर MgO भी लिख दूं तो कोई टेंशन नहीं। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ एल्यूमिनियम पर 3+ है बच्चों, ये लीजिए। क्लोराइड पर -1 है तो इधर 3 लेंगे इधर 1 लेंगे, और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। होप आपको ये बात पता होगी। और लेते चलिए, यहाँ पर एल्यूमिनियम पर 3+ है बच्चों, सल्फेट पर 2- है, तो यहाँ 3 यहाँ पर 2, तो ये 3 और ये 2, और इस तरीके से इसका फार्मूला बन जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस। ये तो छोटी सी बात है, संभवतः आप लोगों ने पढ़ी है बच्चों। आयनिक फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होता है, दो अपोजिट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग आयनिक फोर्स कहते हैं, उसके कारण बनने वाले बॉन्ड को बच्चों हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जिन कंपाउंड्स में ये बॉन्ड पाया जाता है बच्चों आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। आयनिक बॉन्ड के बनने के लिए रिक्वायरमेंट जो होती है बच्चों वो बेसिकली होती है कि इंटरमॉलिक्यूलर जो लैटिस एनर्जी वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी कम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, कैटायन बनाने वाले साइज का साइज छोटा, आयन बनाने वाले साइज का एटम का साइज बड़ा होना चाहिए। और अगर मान लीजिए, अच्छा एक और आप लिख सकते हैं बच्चों, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर उन पर चार्जेस ज़्यादा होंगे तो भी बच्चों आयनिक बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग बनेगा, चार्जेस ज़्यादा होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप सोडियम क्लोराइड को देखें बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखें, देन यू विल फाइंड दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज हैविंग मोर लार्ज लैटिस एनर्जी इन कंपैरिजन ऑफ NaCl। कारण बच्चों MgO का साइज, MgO और सोडियम क्लोराइड अगर दोनों के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर चार्जेस 2+2- होते हैं और यहाँ पर सिंगल+सिंगल- होते हैं। इसलिए बच्चों ये जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी लैटिस एनर्जी कम होगी। और आई रिपीट, इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इस पर जो चार्जेस हैं बच्चों वो +2 और +- हैं और -2 हैं, और इस पर +1 और -1 है। इसलिए बच्चों दिस मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गर देन दिस वन। तो ऐसे और भी आप लोग कंपेरिजन कर सकते हैं। कैटायन जितना छोटा होगा, कैटायन जितना बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान होगा। कैटायन जितना बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान होगा, तो उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। एनायन अगर बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम आएगी। एनायन जितना छोटा होगा, एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी, और लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं बच्चों। लैटिस एनर्जी का बच्चों ये एक जो ऑर्डर मैंने आपको बताया, ऐसे ऑर्डर हम लोग और भी डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों, यदि हमसे पूछा जाए कि FeO और Fe2O3 में किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, तो साहब देखिए FeO जो है बच्चों, इसमें आयरन पर चार्ज है +2 और ऑक्सीजन पर है बच्चों -2। ये पता होना आपको जरूरी है एक्चुअली। FeO हो सकता है आपको ये चार्जेस मालूम हो या निकालना आते हो, नहीं आते हो तो बच्चों आगे चल के आप लोग रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ेंगे, उसमें आप समझ जाएंगे।
FeO में बच्चों फिर आयरन पे चार्ज है +2 और इस ऑक्सीजन पे बच्चों -2। जबकि अगर मैं Fe2O3 की बात करता हूं बच्चों तो Fe2O3 में आयरन पे चार्ज है बच्चों +3 और ऑक्सीजन पर तो है -2 ही। यहाँ पर आयरन पे कितना बच्चों +3 और ऑक्सीजन पे कितना -2। तो अगर देखा जाए बच्चों तो कुल मिलाकर इस केस में चार्जेस जो है वो ज़्यादा है और इस केस में चार्जेस कम है। भाई ये -2 तो दोनों में सेम है, लेकिन Fe2O3 पे कुल मिलाकर चार्ज ज़्यादा है और FeO पे चार्ज कम है। हालांकि उसमें हम थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करें तो बच्चों यहाँ पर 2 आयरन है और एक आयरन पे +3 है, एक आयरन पे +3 है तो 2 आयरन पे +6 होगा। भाई एक आयरन पे +3 तो 2 आयरन पे +6 और ऐसे ही बच्चों 3 ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पे -2 तो 3 ऑक्सीजन पे -6। तो इस तरीके से देखा जाए बच्चों तो Fe2O3 की लैटाइस एनर्जी ज़्यादा होगी और FeO की कम होगी। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं बच्चों की जो थोड़ी देर पहले अभी आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी बच्चों, बॉर्न लैंडे इक्वेशन, या फिर हम लोगों ने जो पढ़ी कापुस्टेंस की इक्वेशन बच्चों, उन इक्वेशन में आप लोगों ने देखा कि लैटाइस एनर्जी जो होती है बच्चों वो साहब वो प्रोपोर्शनल होती है चार्जेस के, Z प्लस के प्रोपोर्शनल होती है, Z माइनस के प्रोपोर्शनल होती है। आपने देखा बच्चों अभी थोड़ी देर पहले दोनों ही इक्वेशन में देखिए Z प्लस Z माइनस ऊपर आए थे, तो चार्जेस जितने ज़्यादा होंगे बच्चों लैटाइस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लैटाइस एनर्जी इससे ज़्यादा है, इसी तरह से Fe2O3 की FeO से ज़्यादा। ऐसे ही यदि बच्चों अगर मैं बात करूँ सपोज कीजिए लिथियम फ्लोराइड और KBr के बारे में, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, लिथियम जो है, लिथियम का साइज बच्चों छोटा होगा, लिथियम का साइज छोटा होगा, पोटेशियम का साइज बड़ा होगा। ना केवल ये बच्चों, इसके अलावा फ्लोरीन का साइज छोटा होगा और ब्रोमाइड का साइज बड़ा होगा। और आप देखिए, आप भले बात करते हैं बॉर्न लांडे इक्वेशन की या फिर आप बात करते हैं बच्चों कापुस्टेंस की इक्वेशन की, दोनों ही इक्वेशन में आप लोगों ने एक बात देखी बच्चों की, जो R0 था दैट वाज इक्वल टू बच्चों R प्लस प्लस R माइनस। और दोनों ही इक्वेशन में आपने एक बात देखी बच्चों की, जो लैटाइस एनर्जी होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू R0। अब जहां R0 ज़्यादा होगा वहां ऑब्वियसली बच्चों लैटाइस एनर्जी कम होगी। दोनों इक्वेशन में R0 डिनोमिनेटर में आ रहा था। अब यहाँ निश्चित बात है बच्चों, यहाँ जो साइज आएगा वो छोटा आएगा और यहाँ जो साइज आएगा बच्चों वो बड़ा आएगा। भाई इस केस में साइज छोटा है, इस केस में साइज बड़ा है, और अगर इस केस में साइज छोटा है बच्चों तो अवश्यम भावी रूप से लिथियम फ्लोराइड की जो लैटाइस एनर्जी बच्चों वो KBr से ज़्यादा आएगी। ये ध्यान दीजिए बच्चों, लैटाइस एनर्जी इन दो फैक्टर्स पर मेनली डिपेंड करती है, एक तो चार्जेस और दूसरा साइज। इनके साइज छोटे हैं। यहाँ आप एक बात आपके शायद जहन में आ रही है, जो थोड़ी देर मैंने पहले बोला कि सर लिथियम का साइज तो छोटा, आपने बोला उसके केस में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। शायद मैंने ये बोला था, अगर मैंने ये बोला था तो मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। मैं यूँ बोल सकता हूँ कि लिथियम का साइज छोटा है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। वो बात बिल्कुल सही है बच्चों की, सिंस साइज ऑफ लिथियम इज स्मॉलर देन पोटेशियम सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी फ्रॉम पोटेशियम। पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है और लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, ये मैं एग्री करता हूँ। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर यह है बच्चों कि इसमें लैटाइस एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इनके साइजेस कम है, और इनके साइजेस कम होने से बच्चों जो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी वो कम है, इसलिए वो ज़्यादा है। ऑफकोर्स पोटेशियम प्लस बनाना आसान है लिथियम प्लस से, इसमें कोई दो मत नहीं है बच्चों। लेकिन एक और बात भी यहाँ पर फिर हालांकि एप्लीकेबल हो जाती है कि फ्लोराइड बनाना आसान है ब्रोमाइड बनाने से। भाई फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो वाला फैक्टर लेकर मत चलिए बच्चों, साइजेस वाला फैक्टर लेके चलिए। साइज अगर छोटे आ रहे हैं तो लैटाइस एनर्जी ज़्यादा, और चार्जेस अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो भी लैटाइस एनर्जी ज़्यादा। आयनिक कंपाउंड्स की बच्चों एक और प्रॉपर्टी मेरे दिमाग में आ रही है, यदि हम इनका कूलिंग कर्व ड्रॉ करते हैं बच्चों, कूलिंग कर्व अगर हम इनका ड्रॉ करते हैं, सपोज कीजिए इस एक्सिस पर मैंने टाइम लिया और इस एक्सिस पर बच्चों मैंने टेम्परेचर लिया, और यदि मैं इनका कूलिंग कर्व ड्रॉ करता हूं तो इनका जो कूलिंग कर्व मिलेगा बच्चों वो एक कॉन्टिन्यूस कर्व नहीं रहता, या यूँ कहा जाए कि बच्चों वो एक जैसा कर्व नहीं रहता। आपको इस तरह के कुछ दो ब्रेक्स मिलते हैं बच्चों। ये जो स्टेट आप देख रहे हैं ये कौन सी स्टेट है बच्चों? दिस इज लिक्विड स्टेट। जबकि ये कौन सा कर्व है बच्चों? ये कौन सी स्टेट है? सॉलिड स्टेट। मैं बात कर रहा हूँ बच्चों किसी आयनिक कंपाउंड के कूलिंग कर्व की। अगर हम उसका कूलिंग कर्व ड्रॉ करते हैं, इस एक्सिस पर हम लोग टाइम लेते हैं, इस एक्सिस पर टेम्परेचर लेते हैं, तो जो ग्राफ मिलेगा बच्चों वो आपको एक जैसा ग्राफ नहीं मिलता। एक्चुअली इसमें दो जगह पर आपको ब्रेक मिलता है बच्चों। ये देखिए धीरे धीरे ये जो लिक्विड स्टेट है बच्चों ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, और ये जो टेम्परेचर आप देख रहे हैं बच्चों, दिस टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटिंग मेल्टिंग पॉइंट। तो ये पर्टिकुलरली आप 11वें नंबर की प्रॉपर्टी लिख सकते हैं बच्चों। हम लोगों ने ऑलरेडी 10 प्रॉपर्टीज तो देख ली थी, 11वें नंबर की प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि इनका जो कूलिंग कर्व है साहब वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होता, उसमें दो ब्रेक्स मिलते हैं।
और ये सीधी लाइन है, एक्चुअली बिल्कुल सीधी लाइन है बच्चों। ये मैंने थोड़ी सी ऊपर कर दी है, मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन किए देता हूँ। ये लीजिए साहब, कुछ इस तरह के बच्चों, इट हैज टू ब्रेक्स। एक बात, अच्छा एक बात और भी हम बोल सकते हैं बच्चों, हम लोगों ने सच वो तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा है कि कोई भी दो एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड कब बनाते हैं, यदि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बच्चों 1.6 या 1.7। मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ लोग 1.6 लिखते हैं, कुछ लोग 1.7 लिखते हैं, इवन कुछ लोग बच्चों 1.9 भी लिखा करते हैं। आप लोगों ने देखा है कि दो एलिमेंट्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड का आयनिक परसेंट कितना होता है, हम लोगों ने देखा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेसिस पर निकाला जा सकता है। और हम लोग देख चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है तो जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बनेगा, 1.7 से कम है तो वो कोवेलेंट बनेगा, और अगर 1.7 है तो सेमी कोवेलेंट सेमी आयनिक होगा। तो कोई दो एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड कब बनाएंगे बच्चों, उसके लिए आप एक और शर्त लिख सकते हैं कि व्हेन द डिफरेंस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज एक्सीड्स 1.7 देन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन देम विल बी आयोनिक बॉन्ड।